हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 2 का यानी यूनिट 2 का आपका लेक्चर नंबर यहाँ पे यह 4 है। लेक्चर 4 है। आप लोगों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में एक पार्ट पढ़ाया गया है और लेक्चर 1 में 1 से 2 पार्ट का 1 से 26 तक क्वेश्चन दे दिया गया है। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यह लेक्चर 4 है और 2 पार्ट का प्रकाश के अपवर्तन का। किस पार्ट का? प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर है तो देखिए इसका सिंपल ट्रिक है। आप लोग जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश का चाल, जिस माध्यम का आप निकालना चाहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 गुणे 10 के पावर 8। अब बटा में उस माध्यम में हीरा में निकालना है तो यहाँ पे मान लिया जाए हम हीरा ले लेते हैं। तो हीरा में कोई भी मान लीजिए कोई भी मेटल है उसे x मानते हैं। इसका चाल को x या इसके चाल को v भी हम मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब v इधर हमारा इसका मान म्यू का मान दे रखा है। म्यू का मान कितना दिया है? तो यानी दिया है 2.24। इसे भागा दे दीजिए 2.42। तो इसे भागा दे दीजिए तो v बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 के पावर 8 अब बटा में 2.42। इसे भागा दीजिएगा तो आपका आएगा आंसर यहाँ पे कट करके आएगा 1.24 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज ए राइट आंसर बी। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर चेंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है 20 सेंटीमीटर गहराई यानी 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब यानी जल से भरा है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो बोलता है 4/3 है तो उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें यदि उसमें यानी लंबवत देखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक में भी पूछता है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछता है। ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक यानी 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब है और जो जल से भरा है। ठीक है, तो यह वास्तविक गहराई है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आभासी गहराई क्या होगा उसका? आभासी गहराई क्या होगा? तो ध्यान से सीखिएगा, अपवर्तनांक बराबर होता है यानी म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई और बटा में आभासी गहराई, वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। और आभासी गहराई नहीं पता है, मान लेते हैं x निकलना है और हमारा अपवर्तनांक का मान दे रखा है 4/3। तो बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अब भाई x होगा। अब आप ही बताइए, यह 4/3 इधर बटा में जाएगा यानी 3 गुणा में जाएगा इधर और 4 बटा में जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 20 गुणे 3 अब बटा में 4 से भागा दीजिए यानी यहाँ पे x गुणे 3 और 4 से भागा तो 4 3 यहीं यानी 4 5 20, 5 बार में बचते यहीं 15। x बराबर 15 सेंटीमीटर आके तैयार है। एक मतलब कि 20 मीटर गहरा तालाब आपको नजर आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना नजर आएगा? 15 सेंटीमीटर। याद रखें 15 सेंटीमीटर कैसे बन रहा है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई।
वास्तविक गहराई 20 है और अपवर्तनांक 4/3 है। आभासी गहराई को मान लीजिए x, तो यह x चला गया गुणा में, तो यह 3 बटा में तक गुणा में आ गया और यह 4 बटा में आ गया, तो यह कट गया। तो आपका 4 से कटा 20, 5 बार में बचती है 15, यानी दिस इज राइट आंसर 15। कोई दिक्कत? अब समझिए, यहाँ पे आगे की ओर हम चलते हैं, यानी 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन बोलता है कि सूर्यास्त के समय, ध्यान समझिएगा एकदम, सूर्यास्त के यानी सूर्यास्त के समय क्षैतिज से नीचे यानी चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। किसके कारण? आप लोग को हम बताए थे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कोई भी आपका, जैसे पृथ्वी तल से, यह मान लीजिए पृथ्वी तल है, ठीक है, और सूर्य क्या होता है, पृथ्वी तल से नीचे आ जाता है, फिर भी यह दिखाई देता है ऊपर, फिर भी दिखाई कहाँ देता है? ऊपर। अरे चोरकट ना लाइक करके बोर्ड पे देखो, यह दिखाई देता है ऊपर, तो ऊपर दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर दिखाई दे रहा, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यहाँ डूबते समय भी आ जाता है नीचे, लेकिन दिखाई देता है ऊपर। क्यों ऐसा होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसे उथला नजर आता है, जैसे सिक्का पानी में डाला हुआ उथला नजर आता है, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार से यह क्या नजर आता है? उथला नजर आता है, यानी ऊपर नजर आता है। तो यह आपका सूर्यास्त और सूर्योदय आपके उठे हुए नजर आते हैं ऊपर की ओर। अब समझते हैं आगे की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आता है 29 पढ़ लिए, 30 नंबर अब देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे लिख सकता था कि 2f1 पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब 2f1 पर रखा जाता है तो आप लोग देखे होंगे उत्तल लेंस बोल रहा है, तो उत्तल लेंस है और यहाँ पे मान लिया जाए हमारा यानी f1 है और यहाँ पे हमारा 2f1 है। तो f1 पे रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। लेकिन 2f1 पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। कहाँ बनेगा? 2f2 पर। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से आगे चलते हैं। 30 के बाद 31 हमारा क्वेश्चन बोलता है, 31 क्या बोलता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करती है? छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाती है, छोटे चीजों को क्या करके दिखाती है? बड़ा दिखाती है। इसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो इस लेंसों में कौन लेंस बड़ा करके दिखाता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस बड़ा करता है? उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? एनीबॉडी? किस लेंस का? उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर, उत्तल लेंस यहाँ पे मारा हुआ है। उत्तल दर्पण नहीं मार लीजिएगा। उत्तल दर्पण अगर हो गया तो छोटा कर देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? छोटा। इसलिए उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? एक पार्ट में मैंने 30 बार कम से कम बताया है कि आपका एक पार्ट में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बोल रहा है कि किस दर्पण द्वारा, अगर दर्पण बोलता है लेंस के जगह कि किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आपका तीनों दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तीनों दर्पण। लेकिन यहाँ पे देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो यहाँ पे भी उत्तल लेंस के द्वारा और अवतल लेंस द्वारा, दोनों द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तो प्राप्त होता है, क्योंकि कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें दोनों मार सके, इसलिए उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल में होता था, तो इसमें अवतल में होगा। किसमें होगा? अवतल में। यानी दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल में मारते थे और लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें मारेंगे? अवतल लेंस में। कौन सा लेंस में? अवतल लेंस में। यानी 32 का दिस इज राइट आंसर, अवतल लेंस। कोई दिक्कत वाली बात हो थोड़ा सा भी तो आप तुरंत बोलें कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे लोग कमेंट करें कि सर यहाँ पे थोड़ा फिर से बता दीजिए। हम
2 बार 3 बार आपका कमेंट देख करके अगला वीडियो में बोल देंगे। यहाँ पे ध्यान से सीखिए, बोलता है कि यदि वस्तु दर्पण यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर बोल रहा है, दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा बोल रहा है। दुगनी दूरी के बीच हो तो ध्यान समझिए, कह रहा है एक मतलब दुगनी दूरी माने यह एक प्रकार कैसा लेंस है तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यह हमारा मान लीजिए f1 है और यह हमारा 2f2 है। यह दुगनी दूरी पर होता है। कितना दूरी पर? दुगनी दूरी पर। तो जो भी दुगनी दूरी पर बनता है वो कैसन बनता है? तो दुगनी दूरी पर रखेंगे यानी 2f2 पर तो बनेगा 2f यानी 2f2 पर बनेगा। 2f1 पर रखेंगे हम तो बनेगा 2f2 पर। तो कैसन बनता है? बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? बराबर और वास्तविक। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? बराबर और वास्तविक। तो वास्तविक बनता है, छोटा और बड़ा में दिया है आंसर। तो यहाँ पे ध्यान से सीखे, बोला है प्रश्न यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा दुगनी दूरी के बीच में है कहा है। अगर कहता है कि दुगनी दूरी के यानी दुगनी दूरी पर है तो बराबर, लेकिन बोलता है कि इनके बीच में यहाँ पे रखा गया है तो बीचवा में रखा है तो कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे जब रखेंगे प्रतिबिंब तो यह बनेंगे अनंत और 2f2 के बीच। कैसा बनेंगे? तो बड़ा बनेंगे। कैसा बनेंगे? बड़ा बनेंगे। दुगनी दूरी के यानी दुगनी दूरी से इधर जितनी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब बड़ा होंगे और इधर जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो सब छोटा होंगे। क्या होंगे? तो यहाँ पे बड़ा होंगे तो वास्तविक होंगे। यहाँ पे याद रखें वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और बड़ा बन रहा है तो इसलिए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। दिस इज ए राइट आंसर डी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से बोर्ड पे, अब समझते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। राम खिलावन बोर्ड पर देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 क्या है? बोलता है कि उत्तल लेंस को यानी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है बताइए तो आप ही। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस समानांतर किरण पुंज को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। एक बिंदु पर एकत्रित करता है तो जो एक बिंदु पर एकत्रित करे अपसारी अभिसारी, अभिसारी एक बिंदु पर एकत्रित कौन सारी? अभिसारी। तो अभिसारी तो इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी सीधा बैठो, एकदम पढ़ने आया है, दलान है, चुरकट है एकदम। अब समझिए 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेंस की क्षमता यानी व्यक्त की जाती है। देखिए लेंस की क्षमता को हम व्यक्त करने के लिए यानी P बराबर हमारा होता है 1/8 यानी फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन हो है जिसमें दिया हो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा है तो यहाँ पे देखिए दिया है डी नंबर। यहाँ पे दिया है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा यानी इसे दिखाया जाता है व्युत्क्रम द्वारा होता है। कोई दिक्कत है तो लोग ऑनलाइन में बोल दे रहो, कमेंट में करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो, और ना तो नींदो लग जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तनी सा आगे करके देखिए, पीछे देखिए, मजा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव एक बार देखिए, पूरे समझ में आएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन 36 नंबर? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वह यानी रखी जाती वस्तु रखी है। तो कह रहे काल्पनिक, आवर्धित माने बड़ा, आवर्धित माने बड़ा और काल्पनिक, ध्यान समझिएगा, यह एक उत्तल लेंस है, ठीक है। और इस उत्तल लेंस में तब एक काल्पनिक बनेगा जब लेंस और f1 के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेंस और f1 के बीच। अवतल दर्पण अगर हो जाए, दर्पण हो जाए, अवतल दर्पण की बात हो कर रहे, उत्तल लेंस का सारा काम दर्पण में अवतल करता है, यानी अवतल दर्पण का सारा काम लेंस में कौन करता है? उत्तल। तो अगर कह दे
कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण में, तो दर्पण में हमारा यहाँ पे अवतल दर्पण और यानी इसको ध्रुव बोलते हैं P और एफ माने फोकस, फोकस के बीच, तो उसी प्रकार से इसको लेंस के सतह बोलते हैं और इसको फोकस बोलते हैं एफ, यानी इसके बीच में रखेंगे तो काल्पनिक भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो यहाँ पे काल्पनिक और बड़ा कहाँ रखने पर बनेगा, तो हम बोलेंगे लेंस और फोकस के बीच, यानी फोकस और लेंस के बीच। दिस इज ए राइट आंसर सी, लेंस और फोकस के बीच। कोई दिक्कत? अब समझते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोलता है संगन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर यानी आपतन कोण I नॉट इक्वल टू 0, I का मान 0 नहीं है, और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है, अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम लेते हैं अपना पे लिखा गया है कि संगन माध्यम से विरल माध्यम में यानी गमन करता है। तो जब संगन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे, ये ऊपर वाला संगन है और नीचे वाला विरल है, तो ऐसे किरणें आती है और इस तरीके से चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पे आपतन कोण I है और यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या है, R है। अपवर्तन कोण क्या है, R है। अब बताइए यहाँ पे ई जाता था ऐसे, ठीक है। अब आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। यहाँ से ले लेते हैं हम, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं फिर से। तो जब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, तो यहाँ पे हमारा R का मान I से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। संगन सॉरी, यहाँ पे जो बताए हैं यहाँ पे गलत हो गया, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे एक मान लीजिए लेते हैं, ये विरल माध्यम है। कौन माध्यम, संगन माध्यम से विरल में जाता है, तो संगन ही है और ये विरल है। तो विरल में जब जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। जबकि यार विरल से संगन में जाता तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। वीडियो 1 में, वीडियो 3 में, 3 नंबर वीडियो में इसको पूरे अच्छे से बताए हैं। यहाँ पे I है और यहाँ पे R है। बताइए I बड़ा है कि R बड़ा है, R बड़ा है। एक और मतलब कि जब प्रकाश की किरणें संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो R का मान बड़ा होता है और I का मान, लेकिन कह दे कि विरल से संगन में जाता है तब क्या होगा, तो उस समय I का मान बड़ा होगा और R का मान। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आता है हमारा वीडियो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दिस इज ए राइट आंसर, सी नंबर होगा और हम मारेंगे सी को, सी नंबर। आर का मान बड़ा है, आई का मान छोटा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल कहाँ में अधिक होती है, कांच में? जी नहीं। पानी में? जी नहीं। शून्य, शून्य माने क्या, निर्वात। शून्य माने क्या, निर्वात। यानी यहाँ पे हमारा निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक शून्य में यानी निर्वात में हो रहा है। समझ में आ रहा है एनीबॉडी? अब समझिए आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है यानी लाल और नीले वर्ण, लाल और नीले वर्ण कहने का अर्थ है कि लाल और नीले वर्ण, वर्ण माने रंग, वर्ण माने रंग। लाल और यानी लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर यानी वायु में आपतन कोण समान है तथा तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा, पहले बोला है लाल रंग और तब बोला है नीला रंग। पहले बोला है लाल, तो लाल का हो गया हमारा R1 और नीला का हो गया R2। अब बताइए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक और मतलब कि R2 का विचलन ज्यादा होगा और R1 का विचलन कम होगा। नीले रंग का विचलन
कम होगा और नीले रंग का विचलन कम होगा, जबकि यानी R1 का विचलन यानी नीले रंग का विचलन जो होता है ज्यादा होता है, लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम होता है। लाल रंग के विचलन कम होता है और नीले रंग का विचलन ज्यादा होता है। एक और मतलब कि लाल रंग जो कोण बनाएगा ज्यादा बनाएगा, R1 का मान यानी कोण ज्यादा होगा और R2 का मान कम होगा। तो यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2। ध्यान से फिर से समझिए क्वेश्चन को, इस पर बंद कीजिए सर। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लाल और नीले वर्ण माने रंग की किरणों के कांच की सतह पर यानी वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में यानी अपवर्तन कोण क्रमशः R1 और R2 है, तब बोलता है तब क्या होगा। डियर स्टूडेंट समझिए इस क्वेश्चन को। यह मान लिया जाए एक कांच है, ठीक है, कांच है, यहाँ पे लाल और नीले रंग आ रहे थे। तो देखिए लाल रंग का विचलन कम होगा, लाल रंग थोड़ी सा विचलित होगा, लेकिन नीले रंग का विचलन ज्यादा होगा। तो नीले रंग के जो विचलन ज्यादा होगा तो यहाँ पे हमारा कोण R, तो नीले रंग का R2 को लेंगे और लाल रंग का R1 बोलेंगे। तो लाल रंग का यानी अपवर्तन कोण ज्यादा है और नीले रंग का अपवर्तन कोण कम है। एक मतलब R1 बड़ा है R2 से, R1 बड़ा है R2 से। दिस इज ए राइट आंसर बी। कोई दिक्कत? अब समझिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है 40 बोलता है कौशनेल के यानी नियमानुसार होता है असनेल के नियमानुसार म्यू बराबर sin I बटा में sin R बराबर एक नियतांक। यहाँ पे sin I बटा में sin R बराबर एक नियतांक। दिस इज ए राइट आंसर, ए होगा। यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। असनेल का नियम ने एक नियम बताया था कि यानी ये आपका sin I बटा में sin R बराबर एक नियतांक। कल बताए थे असनेल ने कब नियम दिया था, 1621 ईस्वी में। कब दिया था? 1621 ईस्वी में। यह किसका नियम है? अपवर्तन के द्वितीय नियम है। किसका नियम है? इस अपवर्तन के द्वितीय नियम है। यहाँ पे ध्यान समझे। यह अगला क्वेश्चन बोलते हैं 41 नंबर। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है बोला है, तो कहाँ होता है? तो आभासी प्रतिबिंब देखिए केवल उत्तल में, केवल अवतल में, के दोनों लेंसों में, इनमें से किसी लेंस में नहीं। आभासी कहने का मतलब होता है, तो देखिए एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। आभासी लेंस आपका अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बनता है। आपका जो उत्तल लेंस है, अगर ऐसे कह देते कि केवल आभासी प्रतिबिंब किस में निर्माण होता है, तो केवल आभासी अवतल में बनता है, केवल आभासी अवतल में, लेकिन इसमें वास्तविक नहीं बनता। और उत्तल में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, तो इसलिए इसमें भी आभासी बन गया, इसमें भी आभासी बन गया, इसलिए हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों लेंसों में क्या आंसर होगा? दोनों लेंसों में। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, यहाँ पे हो सकता है किताब में गलती भी देता रहता है। आप लोग किताब को ना देखें, यानी हमारा वीडियो को देखें। और वीडियो में जो बताया जा रहा है वो एक तर्क के साथ बताया जा रहा है, एक नियम को दे करके बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता P बराबर होता है। P बराबर आपको हम कई बार बता दिए 1/f होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। दिस इज ए राइट आंसर डी। यहाँ पे कहता है लेंस की क्षमता के सही मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता के सही मात्रक दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं मीटर इनवर्स यानी प्रति मीटर हम बोल सकते हैं, इसको प्रति मीटर बोल सकते हैं। और एक लेंस, इसी को हम डायऑप्टर कहते हैं। तो लेंस की क्षमता के सही मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। आगे चलते हैं। कहता है पानी के भीतर, यहाँ पे डायऑप्टर हो गया, पानी के भीतर यानी तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित यानी मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? देखिए पानी के भीतर तैर रहा है,
तो पानी के भीतर जब तैर रहा है तो पानी के भीतर से अब मीनार के ऊंचाई को देखना है तो उसको मीनार की ऊंचाई ज्यादा लगेगा, यानी कम नहीं लगेगा। पानी के भीतर तैरने वाले इंसान को जब मीनार देखेगा तो उसको वह ऊंचाई क्या लगेगा, ज्यादा। कैसे ज्यादा, जैसे पानी के भीतर आप अपने अंगुली को डाल के और अंगुली पर देखिए, अंगुलिया मोटा नजर आएगा। अंगुलिया कैसा नजर आएगा, मोटा। इसका एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। कैसे आप बोतल लीजिए, आप बोतलवा में मोटका अंगुलिया डाल दीजिए पानी भर के बोतलवा में, और तब देखिए यह मोटका अंगुलिया पूरा बोतलवा भरल मोटा नजर आएगा, तो माने ज्यादा नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ज्यादा। उसी तरह से पानी में यानी के भीतर तैरते मनुष्य को वह आपका मीनार ज्यादा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ज्यादा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 45 क्या बोलता है, 45 बोलता है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा हो जाता है, विचलन पैदा नहीं होता है, यानी वार्षिक विस्थापन हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं। पहला बात है जाने कि यानी कोई भी शीशा हो और शीशा के स्लैब से जब यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें अपवर्तन होता है तो विचलन पैदा ही होगा। विचलन न पैदा हो उसे वार्षिक विस्थापन होता है क्यों नहीं होता है, उसे मतलब नहीं है। मतलब है कि विचलन तो होगा ही होगा। जब यहाँ पे विचलन का ऑप्शन नहीं रहता तब वार्षिक विस्थापन मरा सकता था, लेकिन विचलन है तो हम दिस इज ए राइट आंसर बोलेंगे, यानी विचलन। अगला विचलन पैदा होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा वस्तु यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा वस्तु में क्या है, तो एगो कांच के समतल पट्टी है, एगो का है अवतल लेंस है, और एगो उत्तल लेंस है, और इनमें से कोई नहीं। छोड़कर 3 गो वस्तु दिया है, एगो कांच के पट्टी है, एगो अवतल लेंस है, एगो उत्तल लेंस। मैंने 50 बार बताया पीछे वीडियो में कि अवतल लेंस जो होता है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, यानी आभासी प्रतिबिंब देता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन देता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो देगा उसका नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, बोलो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, समझ में आ रही है, इतने कबरले रहो, पूरे महीनवा में ठोक के घुसा देंगे, यानी और यहाँ पे दिमाग की बत्ती को जला देंगे और महीनवा में फिजिक्स केमिस्ट्री भर देंगे। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो देखना है तो मात्र एक ही देखिए, गोल क्रैक क्लास पे आपका पूरा प्लेलिस्ट के अनुसार देखिए, यानी हर पार्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो दिया गया है, हर पार्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो लाइन बाय लाइन जाके देखिए। अगला कहता है 47 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से संगन माध्यम आती है, जैसे यह प्रकाश की किरण है और विरल माध्यम से संगन, विरल माध्यम ई है और संगन माध्यम ई है, तो बताइए अविलंब की ओर न मुड़ेगा, और स्पीड कम हो रहा है, क्या हो रहा है, और स्पीड कम होगा तो मुड़ेगा ना, तब प्रकाश की यानी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देख लीजिए, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर होती है, सीधे निकल जाती है, अविलंब के दिशा में हो जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अविलंब के दिशा में कहने का मतलब है कि सीधा से जाती है ना, अविलंब की दिशा में नहीं जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या बोलता है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसी को तो अपवर्तन कहते हैं, इसी को तो अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं नहीं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, प्रकाश के क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। दिस इज ए राइट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन बोलता है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, तो फोकस और लेंस के बीच, ध्यान समझिए, फोकस और लेंस के बीच जब भी रखा जाएगा, मैंने पीछे ही बताया कि फोकस और लेंस के बीच रखा जाएगा तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होता है कि उल्टा होता है? सीधा होता है। लोल कहीं के काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा, दिस इज राइट आंसर है। समझ में आने लगी? अच्छा, नहीं लग रहा है कि हवा है, एक एक कोचरवा को घुमा फिरा के इधर से उधर करके बनाया है बहुत सारा। ये सब प्रकाशन वाला है। कहता है हतना ऑब्जेक्टिव, एक के ऑब्जेक्टिव के 3 बार घुमा देगा, कहेगा हतना ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। हमारा क्लास एक पट में 67 गो ऑब्जेक्टिव है, चौकट 67 गो का है। एक के ऑब्जेक्टिव के 3 बार लेंस कह के, दर्पण कह के, सीधा कह के, उल्टा कह के मार धके घुमैले है। लेंस का यानी लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, यानी लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल लेंस की तरह दिखता है। यहाँ पे बोलता है कि दर्पण की तरह दिखता है, प्रिज्म की तरह दिखता है, लेंस की तरह दिखता है। प्रत्येक छोटा भाग बोला है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो होता है लेंस की सतह यानी उत्तल दर्पण की तरह, आपके प्रिज्म की तरह तो नहीं, लेंस की सतह की जैसा दिखाई देता है, यानी लेंस की सतह की जैसा दिखाई देता है। दिस इज ए राइट आंसर, लेंस की सतह के जैसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बोलता है अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? अवतल, देखिए ऐसे बहुत पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत चमक रहा है। समझ जाओ कि अखिया के आगवा निचवा आगे पीछे बहुत सारा लाइट जला दिया गया है। अब लाइट जला दिया गया तो तू लोग को तो फ्रेश दिखाई दे रहा है, लेकिन बोर्डवा पर हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में यहाँ पे। लेकिन आप लोग को बहुत फ्रेश नजर आता है। आ रहा है ना? अगर फ्रेश ना आए तो कमेंट करें। अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? अवतल लेंस में 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखते हैं 51 क्वेश्चन बोलता है अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी, आपका प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है। जो लेंस में होता है वह दर्पण में होता है। चीने परिपाटी एगो है जो लेंस और दर्पण का मिल जाता है, चीन परिपाटी मिल जाता है, बाकी सब उल्टा हो जाता है। अवतल वाला उत्तल में, उत्तल वाला अवतल में, यह बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है। अगला देखिए, बोलता है अगला क्वेश्चन कि यदि हवा के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष यानी हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यह सिंपल सी बात है कि यानी दो माध्यमों के जब अपवर्तनांक के सापेक्ष देखना है तो एगो के बटा में एगो कर दीजिए, यानी दिस इज राइट आंसर डी, यानी 1 बटा में 1.5, 1 बटा में 1.5। आगे देखते हैं, करेक्ट। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो ध्यान समझिए, हवा में अभिसारी लेंस कहें या चाहे कहीं कहें, अभिसारी तो एगोड़े कहलाएगा जो ना के नाम होगा उत्तल। क्या नाम होगा? उत्तल। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। ऊपर भी वीडियो में बताया गया है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन बोलता है, कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है तो लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्राप्त होता है। तो वह लेंस का फोकस दूरी बताइए। उस लेंस का फोकस दूरी कह रहा है कि जहां पे रखल गई उतना ही दूरी पर बनता है। एक मतलब दुगनी दूरी पर रखें, इसका मतलब कितना दूरी पर रखें? और वो दुगनी दूरिया कितना है? 30। एक मतलब 2f1 पर रखें तो f1 यानी फोकस कितना होगा? तो 30/2 कर दीजिए, 15 कितना हो जाएगा? ना समझ में आया? समझा रहा है? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। यह एक उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पे f1 है और यहाँ पे 2f1 है।
कहता है कि जितना दूरी पर रखल गई बा उतने दूरी पर, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखल गई बा हेजा, तो कहता है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ना बनेगा यहाँ पे, तो 2F2 पर बन जाता है। तो जब 2F2 पर बनता है तो एक मतलब कि फोकस दूरी कितना होगा, तो जब 30 है तो फोकस दूरी 15। दिस इज राइट आंसर बी। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। करे 10 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, यह एक न्यूमेरिकल है तो कैसे बनेंगे, ध्यान समझिए। एफ का मान कितना दिया है, यहाँ से हम ले लेते हैं, बना देते हैं, आप लोग के सामने बना देते हैं। तो तरीके यहाँ से हम लोग लेते हैं और इसको आधा भागों में बांट देते हैं। आधा भागों में हम लोग अपना एक बोर्ड खोल देते हैं। देखिए इस बोर्ड में हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, क्लियर। अब समझिए यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 54 है या 55 है, तो क्वेश्चन नंबर 55 है। करे 10 सेंटीमीटर फोकास्तर वाले उत्तल लेंस के सामने, यानी एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और बोलता है कि उसके सामने यानी 15 सेंटीमीटर, उत्तल है तो प्लस में रहेगा, 15 सेंटीमीटर के दूरी पर एक वस्तु को रखा गया। u बराबर सदैव माइनस होता है, u बराबर सदैव क्या होता है, माइनस। तो बोलता है कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करे। प्रतिबिंब दूरी लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना लेंस सूत्र होता है। तो 1/f बराबर 1/v का मान है, 1/v का मान ज्ञात करना है, इसलिए v को छोड़ दीजिए, 1/f, f का मान 10 दिया है और बराबर 1/v माइनस 1/, अब माइनस में ई 10 हो जाएगा, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या में हो जाएगा, प्लस में। फिर से यह माइनस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/15 और बराबर 1/v, यानी यहाँ पे लसल ले लेंगे तो हमारा लसा होगा 30, तो 30, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1/v, यानी 1/30 बराबर 1/v, 1/30 बराबर v, यानी v का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। क्या मान हो गया, v का मान 30 सेंटीमीटर। दिस इज ए राइट आंसर, यानी 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। यहाँ पे मार्क लेते हैं और यहाँ पे यानी 30 सेंटीमीटर यहाँ पे डी दिया हुआ है। दिस इज ए राइट आंसर डी। कोई दिक्कत है तो बोले। 55 का है, यहाँ पे 55 में 30 ए में दिया है, ठीक है 30। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता क्या होगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसका क्षमता बोलता है क्या होगा। यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। अब बोलता है कि एक स्पष्ट बोला 56 में, एक अवतल लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगा। तो अवतल लेंस का एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और अवतल है इसलिए क्या होगा, एफ बराबर माइनस, क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे P बराबर 1/f होता है। कब, जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाता है, 100/f। तो P बराबर यानी 100/में -10, यहाँ पे -10 कर लीजिए, 10 से 10 बार में कट जाएगा। P बराबर -10 यानी डाइऑप्टर, -10 डाइऑप्टर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -10 डाइऑप्टर। दिस इज ए राइट आंसर डी। यहाँ से ले लेते हैं मार्क, यहाँ पे करते हैं डी। दिस इज ए राइट आंसर डी, 10 डाइऑप्टर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, उसमें दिखाई दे रहा है फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि अवतल लेंस का फोकस होता है। अवतल लेंस का फोकस कैसन होता है, वास्तविक होता है या वास्तविक होता है, ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है या काल्पनिक होता है। देखिए अवतल लेंस का अगर फोकस की बात की जाए तो यह अवतल लेंस है, इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। कौन लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस का फोकस कैसे देखते हैं,
यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें मुख्य रूप से ऐसे जाती है तो यह चली जाती है वास्तव में इधर, और कल्पना करते हैं, यह क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी काल्पनिक फोकस होती है, यानी यहाँ पे मुख्य फोकस है इसलिए हम इसे F2 लिखते हैं। यह कल्पना किया गया है कि यहाँ पे फोकस है, लेकिन वास्तव में यहाँ थोड़ी ना है, वो तो चला गया है, परिवर्तित हो गया, फैल गया। तो यह कल्पना किया गया है कि यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे काल्पनिक फोकस पे हम मारेंगे, यानी हमारा होगा काल्पनिक फोकस, काल्पनिक फोकस हम मारेंगे, यानी दिस इज राइट आंसर। काल्पनिक फोकस कहाँ है, यानी डी होगा मेरा, काल्पनिक फोकस डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे डी, अगला, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक माने आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान समझिए, कह रहा है ना कि एक लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, ठीक है, और वो काल्पनिक बनता है। अब कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में एक वस्तु को रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। डियर स्टूडेंट, अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो एक मतलब वो कहाँ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। देखिए ध्यान से, एक उत्तल लेंस है यह, और यह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसको हम एफ बोलते हैं। लेकिन जब बनता है तो काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक मतलब कि फोकस और इस लेंस के बीच में है, वो वस्तु का काल्पनिक कब बनता है, उत्तल लेंस में काल्पनिक कब बनता है, फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रखेंगे तो, फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा ना जी, तो काल्पनिक बनेगा। एक और मतलब कि फोकस जब भी है तो 20 से बड़ा है, क्या है, 20 से बड़ा है, तो दिस इज राइट आंसर, 20 से बड़ा। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, देखते हैं, अभी तो हम ऑप्शन भी नहीं देखे, बड़ा यानी दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए 20 से अधिक, यानी दिस इज राइट आंसर, 20 से हमारा अधिक होगा। यहाँ पे हमारा पुनः लेते हैं 20 से अधिक, यानी 58, 20 से कम पे मारा गया है, 20 से अधिक होगा। कोई दिक्कत है एनीबॉडी? अब समझिए आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है 58 तक हो गया, 59 नंबर क्वेश्चन देता है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20, प्लस कह दिया, एक का मतलब ये गोलीय दर्पण कैसन है, उत्तल, यह प्लस कह दिया का मतलब गोलीय दर्पण कैसन है, उत्तल, यानी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, उत्तल है। कैसा है, उत्तल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 60 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता यानी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है तो P बराबर हमने बताया है 100/F कर दीजिए, और फोकस कितना दिया है 25, तो 100 बटा में यानी 25 कीजिएगा, 25 चौके 100। कौन सा लेंस है, उत्तल, उत्तल में क्या लगाएंगे, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, दिस इज राइट आंसर ए। कोई दिक्कत, बस 2-4 क्वेश्चन बचा है, खत्म हो गया। अब समझिए यहाँ पे है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक गोलीय दर्पण और पतले लेंसों में से प्रत्येक का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब प्रत्येक का कह रहा है फोकस दूरी, तो अब गोलीय दर्पण और पतले लेंसों में से प्रत्येक का फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है। तो अगर गोलीय दर्पण है तो दर्पण में भी उत्तल लेंस प्लस में, यानी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है प्लस में होता है, और लेंस का भी फोकस जो होता है प्लस में होता है, लेंस का भी फोकस प्लस में और दर्पण का भी फोकस प्लस में। एक मतलब ये दोनों उत्तल है, दोनों क्या है, उत्तल, तो दोनों ही उत्तल हैं, क्या हैं, दोनों ही उत्तल हैं। यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर, दोनों ही उत्तल है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा ये नंबर, दिस इज ए राइट आंसर। अगला कहता है 62 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 4.2 होता है, तो इसका अभिप्राय क्या है।
हाँ, यहाँ पे बोला है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने पर इसका अभिप्राय क्या है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ समझिए, इस ऑब्जेक्टिव का मतलब मत समझिए, शाब्दिक अर्थ। इसका मतलब कि हवा की अपेक्षा हीरा में 2.42 गुना प्रकाश के चाल उसकी अपेक्षा कम है। हीरा में प्रकाश के चाल क्या है, कम है। जितना ही जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होता है, उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होता है। इसका मतलब इसमें प्रकाश का चाल कम है, तो कम है तो इसका मतलब बोल रहा है कि हीरे में प्रकाश का चाल निर्वात के बराबर है। कह रहा है कि हीरे के प्रकाश का क्रांतिक कोण सिरे से यानी अपेक्षा छोटा होता है, सिरे से अपेक्षा छोटा होता है। एक मतलब प्रकाश का चाल कम होता है तो कम होता है, एक मतलब क्रांतिक कोण सिरे की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। दिस इज ए राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हीरे की कीमत अधिक, यही सबसे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो यहीं से है, तो यहाँ निर्वात से तो बराबर होता नहीं है, हाई दुगो होगा ही नहीं, कीमत से कोई मतलब नहीं, तो यह क्रांतिक के बराबर होता है। अगर ऐसे कह दे कि इतना गुना कम होता है निर्वात का अपेक्षा, तो दिस इज राइट आंसर, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर। 63 कहता है कि एक तंतु में प्रकाश का होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, यानी यहां पे बोलता है वर्ण विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश तंतु जो होता है यह करे प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश तंतु में यानी जो भी हमारा प्रकाश तंतु हो, प्रकाश तंतु में प्रकाश का यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को यानी दर्शाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहने का मतलब है कि वहां पे प्रकाश पता ही नहीं चलता है, वहां पे पूरे पूरे प्रकाश ही रहता है, उस तंतु का पता ही नहीं चलता कि वो वहां पे है या नहीं है। लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक मैंने अभी पीछे मैंने वीडियो में बताया है कि मीटर इनवर्स लिखे चाहे डायप्टर लिखे। दिस इज ए राइट आंसर, मीटर इनवर्स या डायप्टर। यहां पे देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस का क्षमता होगा एक, यानी यहाँ पे साफ शब्दों में बोला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगा। अच्छा उत्तल लेंस है, कौन लेंस है, प्लस में होगा कि माइनस में, 100 में 20 से भागा दे दीजिए, +5 डायप्टर। दिस इज ए राइट आंसर, +5 डायप्टर। अब बहुत क्वेश्चन कम बच गया है, ध्यान से देखें, लगभग 2 क्वेश्चन और है, खत्म है इसका। कह रहा है कि विशालक यानी विशालक यानी शीशा जिसे हम ग्लास बोलते हैं होता है, अवतल का होता है यानी उत्तल होता है, अवतल उत्तल दोनों होता है, अवतल दर्पण होता है। देखिए यानी मैग्नीफाइड ग्लास होता है, यह जो होता है अवतल लेंस के रूप में होता है, अवतल की तरह होता है। तो यहाँ पे अवतल मारे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, यह मात्रकहीन राशि है। आवर्धन बराबर होता है वस्तु के ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो कोई मात्रक बच गया, कोई मात्रक नहीं बचा, इसलिए यह एक प्रकार के मात्रकहीन राशि है, यह मात्रकहीन राशि होता है। दिस इज ए राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा यानी मात्रकहीन राशि है। कोई दिक्कत, एनीबॉडी, समझ में आ रहा? आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, यह आपका तीसरा चैप्टर के साथ। हम पंकज सर आप लोग को पूरे धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आप सब पूरे वीडियो को देखें और लाइक जरूर करें।